तो हमारा न्यू चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। क्षार को बेस बोलते हैं और लवण को साल्ट बोलते हैं। ठीक, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है तथा लवण क्या होता है। ठीक, तो देखो अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है। अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक, क्षार भी एक रासायनिक पदार्थ है और लवण भी एक रासायनिक पदार्थ है। तो अगर कोई पदार्थ है, कोई रासायनिक पदार्थ है, तो उसके कुछ गुण होंगे कि नहीं होंगे? उसके कुछ गुण भी होंगे। तो अम्ल के क्या गुण होते हैं, क्षार के क्या गुण होते हैं तथा लवण के क्या गुण होते हैं, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। देखो अम्ल के 4-5 गुण मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला नंबर अम्ल का जो गुण होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। पहला, स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। दूसरी बातें होती है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। नीले से किस में चेंज कर देगा? लाल में चेंज कर देगा। अगर कोई अम्ल है और उसमें आप लिटमस पेपर डुबा रहे हो तो देखोगे कि जो पहले रंग उसका नीला था अब क्या हो गया? लाल हो गया। और तीसरी बात ये है कि इसको जल में अगर घोलोगे, अम्ल को अगर जल में घोलोगे तो क्या देगा? एचायन देगा। ठीक, एचायन देगा। और जो चौथी बात है वह यह है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। यानी अगर कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल यानी अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। जैसे मान लो BF3 है। ठीक है, अब BF3 ऐसे BF3 है, ऐसे है BF3, इसका ऐसे है। देखो बोरान के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी इसके बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब मतलब कहीं से भी उसको चाहिए। ठीक है, तो अगर हम NF3 या NH3 से रिएक्शन करा दें, NH3 से, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जो बंध नहीं बनाए हैं। तो ये जो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है उसी क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म में एक ग्रहण कर रहा है कि नहीं ग्रहण कर रहा है? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो दूसरी बात, युग्मित इलेक्ट्रॉन ग्राही, युग्मित इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ग्राही माने लेने वाला। ठीक, और पांचवा जो है वह होता है कि अगर किस अम्ल का किसी पदार्थ से रिएक्शन कराओगे तो यह एचायन देता है। क्या देता है? एचायन देता है। एचायन दाता होता है। एचायन दाता होता है। ठीक है, अगर अम्ल का रिएक्शन किसी पदार्थ से कराओगे तो क्या देगा? एचायन देगा। अब बेस का देखो, बेस जो होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली नंबर प्रॉपर्टी ये होता है, कैसा प्रॉपर्टी होता है कि यह खट्टा होता है। अम्ल खट्टा होता है और क्षार कैसा होगा? कड़वा होगा। कसेला कैसा होता है? कड़वा होता है।
और यह क्या करता है, ये देखो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था हमने। यस सर। यह क्या करेगा, लाल नीला कर देगा। कैसा कर देगा, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, नीला नीला कर देगा। और जब इसको जल में घोलोगे तो OH आयन देगा। क्या देगा, OH आयन। OH आयन देगा। क्षार को अगर आप जल में घोलोगे तो क्या देगा, OH आयन। OH आयन देगा। और यह युग्मित इलेक्ट्रॉन ग्राही था और यह युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन दाता, युग्मित इलेक्ट्रॉन दाता, युग्मित इलेक्ट्रॉन दाता। जैसे देखे थे कि BF3 अगर अम्ल है तो NH3 क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, दे रहा था, युग्मित इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। और अगर इसका रिएक्शन, क्षार का रिएक्शन किसी पदार्थ से कराओगे तो OH आयन देगा, तो OH आयन भी दे सकता है और यह आयन ले सकता है, क्योंकि अम्ल दे रहा था तो क्षार क्या करेगा, लेगा। यानी यह चायन क्या होगा, यह लेगा, यह चायन लेगा, ग्राही होगा, यानी यह चायन को लेगा। अगर क्षार का रिएक्शन किसी पदार्थ से कराओगे तो यह क्या करेगा, चायन लेगा। ठीक है। और साल्ट क्या होता है, साल्ट यही होता है कि अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। जैसे NaCl, NaCl एक लवण है जिसको आप नमक बोलते हैं। कैसे बना यह, HCl और NaOH, यह Cl और NaOH। यह Cl था आपका अम्ल और ये क्या था, क्षार था। और जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, NaCl। तो अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, लवण बना। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे आने वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो आपका ये है कि देखो कुछ अम्लों के सामान्य गुण। सामान्य गुण में क्या होता है, अम्लों के सामान्य गुण में कि अम्ल जो होता है ना वो संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब ये कि क्षरण करने वाला, क्षरण करने वाला मतलब संक्षारण। अगर आप लोग गलती से अम्ल को कभी चखने का प्रयास मत करिएगा, या गलती से कहीं आपकी त्वचा पर न पड़ जाए, क्योंकि अगर वो पड़ जाएगा इतना ज्वलनशील होता है कि वो आपके त्वचा को क्या कर देगा, जला देगा। जैसे नहीं तो किसी के चमड़े उधड़ने लगते हैं तो उधेड़ देगा आपके चमड़े को, इतना तगड़ा होता है। तो कभी भी गलती से लैब में एसिड को अपने शरीर के किसी भी अंग पे मत टच होने देना। मतलब बहुत ही सेफ्टी तरीके से किया जाता है लैब में। देखते हो कि क्या नाम जो लैब जो होते हैं वो कोट पहने रहते हैं, ये सब ग्लास लगाए रहते हैं। ठीक है। बहुत ही सिक्योरिटी के साथ करते हैं। क्षार भी बहुत ज्यादा संक्षारक होता है। क्षार कभी टेस्ट मत करना। ठीक है। मतलब स्वाद के या कहीं त्वचा पे मत पड़ने देना। ठीक है। ये हम लोग क्षार के लगभग यही गुण। और सारे अम्ल जल में विलय होते हैं और सारे क्षार भी जल में विलय होते हैं। दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों जल में विलय होते हैं। और कौन सा आपका गुण है कि कागज पे पड़ जाए, चमड़ा पे पड़ जाए, वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है। और अगर किसी भी अम्ल को किसी सक्रिय धातु, मतलब जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है, जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सारे अगर धातुओं से आप इन सारे धातुओं को अम्ल में आप करेंगे, डालेंगे, तो इतना मतलब वहां से क्या लिबरेट होगा, क्या उत्पन्न होगा, H2 गैस पैदा होगा। ठीक है। तो सारे अम्ल सक्रिय धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये बात हुआ। और तो ये जानते हो कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। अब बात आई सूचक का। एक शब्द होता है सूचक।
ठीक। सूचक क्या होता है? देखो सूचक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर। देखो गाड़ियों में जो लगा होता है उसे इंडिकेटर बोलते हो। सूचक। ठीक है। इंडिकेट सूचक का मतलब सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। तो यह भी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। सूचक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो अलग अलग माध्यम में, यानी अलग अलग माध्यम में, मतलब क्षारीय माध्यम में अलग और अम्लीय माध्यम में अलग, अपना अलग अलग रंग देता है। यानी आप सूचक की सहायता से पता कर सकते हो कि जो कि वह जो मतलब अम्ल है कि क्षार है। कैसे पता कर लो? क्योंकि वो अपना रंग चेंज कर लेगा। अम्ल क्या करेगा? मतलब सूचक क्या करेगा? अपना रंग चेंज कर देगा। ठीक है। तो आप देख करके बता सकते हो कि यह अम्ल है और यह क्षार है। ठीक है। सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। ठीक। प्राकृतिक सूचक का मतलब ऐसा सूचक जो हमको प्रकृति से मिलता है, यानी जिसको हमको बनाना नहीं पड़ता है, वह ऑलरेडी प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे अगर प्राकृतिक सूचक की बात करें आप लोग, तो नीला जो लिटमस पेपर होता है वह एक मतलब प्रकृति से मिलता है। ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। और आपका कुछ फूल होते हैं, उनके पंखुड़ियाँ जो है ना, वो भी एक सूचक का काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो तीन चीज में आप लोग याद रखिए प्राकृतिक सूचक में, एक लिटमस पेपर, एक हल्दी, एक पत्ता गोभी की पंखुड़ियाँ। ठीक है। एक क्या होती है? सूचक होती है। और संश्लेषित सूचक में जैसे मेथिल ऑरेंज है, मतलब इसको लैब में बनाना पड़ता है। मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थेलिन है, मेथिल रेड है। ठीक है। और भी चीजें हैं। ठीक है। और भी चीजें हैं। तो तीन चीज आप याद रखिए, वो मेथिल रेड, फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है। ये तीनों आप क्या है? आपके संश्लेषित सूचक है। इनको लैब में बनाना पड़ता है। ठीक है। yes. होता क्या जाए तो रंग क्यों बदलता है? रंग ऐसे इसलिए बदलता है कि जब उसको अम्लीय क्षार में आप डालते हो तो वह देखो वो भी रासायनिक पदार्थ है, सूचक भी रासायनिक पदार्थ है। जब उसको मिलाओगे तो वो कुछ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने से क्या करता है कि उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो बनावट, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। तो जब परिवर्तन हो जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है। ठीक है। yes. ये चीज है। देखो अगर हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं कि आपका जो हल्दी है ना, ठीक है, क्या है? हल्दी है। हल्दी आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। देखो उदासीन विलयन में तो जानते हो, अगर मतलब जल में डाल दोगे, जल तो उदासीन होता है। अगर आप जल में डाल दोगे तो पीला कलर का रहेगा। लेकिन अगर वही हल्दी को कहाँ पे डाल दोगे? क्षारीय विलयन में डाल दोगे तो लाल हो जाएगा। क्षारीय विलयन में डाल दोगे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। और क्या? संश्लेषित सूचक में तुम्हारा हमने कहा कि फिनाप्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, और क्या है? मेथिल रेड है, फिनाल रेड भी है, एक संश्लेषित सूचक है। ठीक है। इसमें क्या होता है? फिनाप्थेलिन ना, फिनाप्थेलिन देखो उदासीन तथा अम्लीय माध्यम, दोनों माध्यम में, अम्लीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में भी रंगहीन होता है। कौन? फिनाप्थेलिन। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में की बात करोगे तो गुलाबी हो जाएगा। देखो पहले फिनाप्थेलिन रखा हुआ है, ठीक है, yes, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है ना, उदासीन, मतलब उसको अम्ल के साथ अगर डालोगे तो भी उदासीन, मतलब वो भी रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में डालते तो क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है। तो सूचक बात समझ नहीं आई सर। अब इसके आगे जो बात करते हैं हम लोग, किस पे बात करेंगे? अम्ल क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। क्या बात करते हैं? अम्ल क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। अम्ल क्षार की
अम्ल क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। ठीक है, देखो ये अम्ल क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। देखो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने प्रयास किया कि कैसे हम डिफाइन करें कि कौन पदार्थ अम्ल है कौन पदार्थ क्षार है। तो उन्होंने कुछ मतलब अपनी संकल्पना दिया, कुछ अपना विचार प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा अम्ल के बारे में कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं कि उनको अगर जल में डालोगे तो क्या देंगे, या चायन देंगे। ठीक है, तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में चायन देते हैं। और उन्होंने कहा कि क्षार जो होता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH देते हैं, चायन लेते हैं। अम्ल देगा या चायन और वो देगा OH आयन। ये क्या देगा, OH आयन। OH आयन देगा। प्लस ठीक, क्षार अगर मतलब देखो यहाँ पे जल की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कहा कि जल में घोलने पर अगर जल ही नहीं रहेगा तो कैसे डिफाइन करोगे। तो आर्हीनियस का एक डिमेरिट ये था कि अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां पे जल नहीं है, तो कैसे डिफाइन करोगे कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो बाद में और भी थ्योरी आई, ब्रॉनस्टेड थ्योरी आई, लुईस कॉन्सेप्ट आया, और भी फ्लक्स का आया, मतलब बहुत सारी थ्योरी आया अम्ल और क्षार को डिफाइन करने, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया और काफी हद तक सक्सेस भी रहे। ठीक है, तो देखो अगर इनके हिसाब से बात करें तो अगर आप यह Cl जो है, यह Cl को आप जल में डाल दोगे तो जल में क्या कर रहे हो, डाल दे रहे हो, तो यह H आयन देगा नहीं देगा, देगा ना। तो यह Cl क्या हुआ, यह Cl क्या हुआ क्षार। अरे भाई अगर कोई पदार्थ या चायन दे रहा है जल में घुल करके तो अम्ल हुआ। तो यह Cl क्या है, अम्ल है। ऐसे ही H2SO4 को अगर जल में डाल दोगे तो यह चायन देगा और क्या देगा, सल्फेट आयन देगा, SO4। ठीक, तो जो पदार्थ या चायन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। H2SO4 भी क्या हुआ, अम्ल हुआ। यह 3PO4 इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, यह बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल एसिड है ना, इसीलिए। अच्छा यह 3PO4, यह 3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसका क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड है। ठीक, अब इसको अगर डालोगे तो 3 H आयन देगा और क्या देगा, फास्फेट आयन देगा, क्या देगा, फास्फेट आयन, इसका नाम है फास्फेट आयन। तो जानती हो, तो इसके हिसाब से ये भी क्या हुआ, अम्ल हुआ। HClO4 इसको डालोगे जल में तो यह आयन देगा और क्लोरेट आयन देगा, और क्या देगा, क्लोरेट आयन देगा। तो यह भी क्या हुआ, अम्ल हुआ। इसका नाम जानते हो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरेट एसिड, एसिड। और अगर आप इस जो एसिटिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है, छोड़ो, इसको डालोगे तो यह आयन देगा, क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। तो यह भी क्या हुआ, अम्ल हुआ। तो अम्ल का बात समझ में आया। अब क्षार की बात करते हैं कि क्षार HNO3 भी है, अम्ल HNO3 भी एक अम्ल है क्योंकि वह H आयन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार का आपका। ठीक है, क्षार की परिभाषा आर्हीनियस ने क्या बताई थी कि कोई पदार्थ अगर क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है तो क्या कहलाएगा, किसमें घुल करके, जल में।
तो इसके हिसाब से कुछ उदाहरण देख लो। उदाहरण है कि OH इसको जल में घोलोगे तो सोडियम आयन देगा और क्या देगा, OH आयन देगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्यों कास्टिक सोडा नाम है, क्योंकि इसको जो मतलब इसका यूज साबुन बनाने में होता है। ठीक है, और दूसरी बात KOH ले लो, KOH यह भी क्या देगा, OH आयन देगा, देगा नहीं देगा, और पोटेशियम आयन देगा। और बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो OH का एक मतलब नाम है हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे, ठीक है, इसको भी अगर घोलोगे तो क्या देगा, OH आयन देगा और कल बेरियम आयन भी देगा। ठीक है, और मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी OH आयन देगा और क्या देगा, अमोनियम आयन देगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की आर्हीनियस अवधारणा समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं तो दो बात समझ में आ गई। धीरे धीरे मतलब ऐसे अम्ल और क्षार को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितने भी चीजें होती हैं, मतलब एक अम्ल के गुण होते हैं, क्षार को हम परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इतना ये मोटा मोटा बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया अम्ल और क्षार के बारे में जो ने आर्हीनियस ने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की बात पे हम कि अब बात करते हैं, देखो अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण मतलब अब अम्ल को कैसे बांटा गया है। जैसे अम्ल है, अम्ल कई प्रकार के अम्ल होते हैं, कई प्रकार के अम्ल होते हैं, तो उसी को हम आज देखेंगे कि अम्लों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो इसको देखो, अम्लों का वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण किया गया है वह होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, दूसरा कार्बनिक अम्ल। ठीक, कार्बनिक अम्ल। देखो कार्बनिक अम्ल क्या होता है, देखो ऐसा अम्ल, ऐसा अम्ल जो कार्बनिक यौगिक होता है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ये भी तो बात है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बन के यौगिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और यह जो होता है ना, प्रारंभ में शुरुआती दौर में जो ये अम्ल थे, यह मतलब या तो प्लांट में पाए जाते थे या तो सजीव में पाए जाते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि सिरका, भाई गन्ने का रस से सिरका बनता है, तो जो एसिटिक एसिड है कार्बनिक यौगिक है या क्या है, कार्बनिक यौगिक, क्योंकि या एक कार्बनिक यौगिक तो है, कार्बनिक अम्ल है, एक कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक है। और यह पहले सजीव में प्लांट मतलब वही गन्ने से तो बनता है। ठीक है, और क्या है, देखो एक बात समझ में आया, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, समझ में आया। ऐसा अम्ल जो कार्बनिक यौगिक हो। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है भी बता दिया, कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देख लो, जैसे दूसरी बातें होती है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल है वह कैसे होते हैं, दुर्बल क्या होता है और प्रबल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जानो कि यह कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। देखो अब बात आती है, दुर्बल अम्ल होता है और खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे देखो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरे में एक सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू
और संतरे में। खट्टापन किसके कारण होता है? वही सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टापन होता है नींबू और संतरे में। कौन सा में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, खट्टा होता है ना। यस सर। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर मट्ठे में भी पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, देखो ऑक्जेलिक एसिड जो है ना बहुत खतरनाक चीज होती है। टमाटर कम मात्रा में खाओ, नहीं तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ना यह पथरी का कारण है। क्या कारण है? पथरी। इसे जो पथरी के पेशेंट हैं वो उनको मना किया जाता है कि आप टमाटर मत खाइए। ठीक है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड पाए जाने के कारण वो पथरी का कारण बनता है, इसलिए टमाटर कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात, सिरके में तो जानती हो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। और क्या? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक। ठीक है। और चीनी में फार्मिक अम्ल। सर। ठीक है। और ओके, अच्छा समझ आया सर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? कि दही हुआ या कोई भी खट्टा पदार्थ हुआ उनको पीतल और तांबे, कांस मतलब उसको कांस बोलते हैं, इनमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये इसमें अम्ल है, खट्टे पदार्थ में क्या है? अम्ल है, और वह तांबे से रिएक्शन करके जहरीला पदार्थ बना देते हैं, विषैला पदार्थ बना देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक। ठीक है। अब बात आती है क्या? खनिज अम्ल। पहले नंबर तो आया कार्बनिक अम्ल, अब दूसरा क्या आया? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल। इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। खनिज अम्ल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल। खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल एसिड, और अम्ल का एसिड। तो देखो खनिज अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल, कैसा अम्ल? ऐसा अम्ल जो पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। जो किससे प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी से। पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं। ठीक है। जब उनको बाहर निकालोगे पृथ्वी के अंदर से, तो अगर उनका मतलब फिर से तुम शुद्धिकरण करोगे तो अम्ल तुमको प्राप्त होगा। ठीक है। तो खनिज अम्ल किससे निकाले जाते हैं? पृथ्वी से। अरे ऐसा अम्ल जो किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी से। क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हारा ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl। खनिज अम्ल का उदाहरण, खनिज अम्ल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। H2SO4, HCl, HNO3। ठीक है। ये सारे क्या है? ये कहते हैं खनिज अम्ल है। कैसे हैं? खनिज अम्ल है। ठीक है। और H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यह भी एक खनिज अम्ल है, क्योंकि इसको भी पृथ्वी से निकाला जाता है। मतलब ये देखो, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक अम्ल नहीं है। क्यों? हमने कहा कार्बन के यौगिक, तो कार्बन के यौगिक मतलब एक थोड़ी कि एक ही कार्बन रहती है, मतलब उसमें बहुत सारे कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक कहता है। इसमें तो एक ही कार्बन है। ठीक है। अब बात आती है कि यह भी है लेकिन ये दुर्बल अम्ल है, और बाकी जो जितना बताया HCl, HNO3, H2SO4 सब प्रबल अम्ल है। तो खनिज अम्ल भी समझ में आया नहीं आया? आया। चलो अच्छी बात है। ये आगे वाला जो है ना, बात करते हैं हमारा, तो दो प्रकार से बांटा गया था। दो ही, एक कार्बनिक यौगिक, एक खनिज अम्ल। ठीक है। अब बात आता है कि
जैसे साल बात क्या आता है आपका? देखो एक अब बात आती है, देखो एक चीज होता है एकल भास्मिकता अम्ल। क्या होता है एकल भास्मिकता भास्मिक अम्ल भास्मिकता एकल भास्मिकता अम्ल भास्मिकता का दूसरा नाम जानते हो क्या है? क्षारकता। क्या है? क्षारकता। तो क्षार को ही भस्म बोला जाता है, क्षार को भस्म बोला जाता है। अब बात आती है कि कहो कि एकल भास्मिकता अम्ल कहो या एकल क्षारकता अम्ल। मतलब यह देखो एकल क्षारकता अम्ल, एकल क्षारकता अम्ल यानी देखो ऐसा अम्ल अम्ल जो कितने एचाइन देते हैं? एक। ऐसा अम्ल कितना एचाइन देता है? एक एचाइन देगा तो उसे क्या बोलेंगे? एकल भास्मिकता अम्ल। अगर कोई अम्ल 2 एचाइन देगा तो द्विभास्मिकता अम्ल। अगर कोई अम्ल 3 एचाइन देगा तो द्विभास्मिकता अम्ल। ठीक है, देखो अम्ल की क्षारकता होती है, अम्ल की देखो हम लोग बोलते हैं अम्ल की क्षारकता। ये क्यों नहीं बोलते अम्ल की अम्लता क्यों नहीं बोलते? अम्ल की क्षारकता क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अम्ल किससे रिएक्शन करता है? क्षार से। तो जब तक क्षार नहीं है तब तक अम्ल का डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो देखो अम्ल की क्षारकता होती है, एक चीज याद रखने रहना, अम्ल की क्या होती है? क्षारकता होती है। और क्षार की क्या होती है? अम्लता होती है। ठीक है, एकल वाले को देख लो, उदाहरण देख लो। एकल भास्मिकता अम्ल का उदाहरण HCl है। इसको बोलोगे तो एक ही एचाइन देगा। यह HNO3 है, HNO3 है। और का एसिटिक एसिड है, इसको भी बोलोगे तो एक ही एचाइन देगा। लेकिन द्विभास्मिकता वाले को देख लो, H2SO4 और क्या H3PO3 दिखाई तो तुमको पड़ रहा है 3 लेकिन है 2, क्योंकि जब क्षार से रिएक्शन करता है तो केवल 2 एचाइन देता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो इसको बोलते हैं, देखो अगर 4 होता तो फास्फोरिक बोलते, फास्फोरिक अम्ल, और 3 है तो फास्फोरस अम्ल। इसका स्ट्रक्चर तो इसको 3 दिखाई पड़ने के बाद भी क्यों बोला जा रहा है कि अब 2 भास्मिकता वाला है? क्योंकि जानते हो जब रिएक्शन करता है ना, मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो देखो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ वही निकलेगा, जो डायरेक्ट जुड़ा है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है कि फास्फोरस को छोड़ के भाग जाए, लेकिन ऑक्सीजन से छोड़ के भाग जाएगा। कारण क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है? स्टॉप कर दे। अब त्रिभास्मिकता वाला अम्ल क्या हुआ? H3PO4। एक और उदाहरण बताऊं? सर लंच हो गया सकल था। हाँ, अभी तो यहाँ पे एक ही उदाहरण दिया गया है, ठीक है? तो बात समझ में आया? यस सर।